रात के 8 बजे थे, पर हवा में वो गहरापन था जो 8.5 बरसों बाद सूरज ढलने पर छा जाता है। विहान अपनी बाइक को पुराने शहर की उस सुनसान बस स्टॉप के पास रोककर देख रहा था। उसकी मोटरसाइकिल, जो आमतौर पर एक जिद्दी जानवर की तरह गुर्राती थी, अचानक चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसका इंजन भी इस जगह की खामोशी से डर गया हो। उसके फोन का मैप बेवकूफों की तरह चक्कर काट रहा था। आप मंजिल के करीब हैं, ऐप बार बार दिखा रहा था, पर सामने थी सिर्फ एक टूटी फूटी पीली बस शेड, जिसके ऊपर राजापुर कोट लिखा, बोर्ड का रा और पुर टूट चुका था। बचा था सिर्फ जापुर कोर। उसके पीछे घना अंधेरा जंगल शहर की आखिरी सड़क को निगलने को आतुर खड़ा था। यहाँ 15 किलोमीटर दूर ही तो था रिसोर्ट, विहान ने खुद से बुड़बुड़ाया। उसकी आवाज इस सन्नाटे में बेहद तेज लग रही थी। तभी दूर से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिलाती हुई आती दिखी। एक बस, पुराने ढंग की, लकड़ी और धातु से बनी, जिसकी खिड़कियां धुंधली और अंदर से पीले पर्दों से ढकी हुई थी। उसके आगे कोई नंबर या गंतव्य नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द था, अंतिम। वो बिल्कुल बस स्टॉप के सामने रुक गई। उसका दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला, जैसे लंबे समय से बंद पड़े किसी तहखाने का फाटक खुला हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ कंडक्टर के बैठने की जगह पर एक हरे रंग की डिम लाइट जल रही थी। विहान को बस की जरूरत नहीं थी, लेकिन रास्ता पूछने के लिए यही एक मौका था। वो बाइक पर से उतरा और दरवाजे के पास गया। अंदर आओ, सीट खाली है। आवाज अंदर से आई, एकदम सपाट, न नरम न कठोर, बिल्कुल किसी रिकॉर्डिंग की तरह। विहान ने एक पैर बस की सीढ़ी पर रखा, तभी उसे एक गंध आई, पुरानी लकड़ी, जंग लगी धातु और गीली मिट्टी की, जैसे बारिश के बाद कब्रिस्तान से आती है। अंदर सिर्फ 3 यात्री थे। सबसे आगे एक बूढ़ा, धोती कुर्ता पहने, खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था। बीच में एक युवती, सफेद सलवार सूट में, सिर झुकाए बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। और पीछे की सीट पर एक आदमी, टोपी नीचे खींचे, सोया हुआ दिख रहा था। कंडक्टर ड्राइवर की सीट के पीछे खड़ा था। उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बस एक साधारण सफेद कुर्ता पायजामा। उसका चेहरा उस हरे प्रकाश में विचित्र रूप से चिकना और भाव शून्य लग रहा था, जैसे मोम का बना हो। विहान ने पूछा, भैया राजापुर नई रिसोर्ट कहाँ जाएगी? कंडक्टर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें, बिल्कुल स्याह और चमकदार, विहान पर टिक गईं। ये बस उस रास्ते से जाती है, बैठ जाओ। विहान हिचकिचाया। नहीं, मैं बस बाइक से। बैठ जाओ। रात हो गई है, यही आखिरी बस है, अगली सुबह आएगी। ये कहकर उसने एक चपटा पीला सा टिकट विहान की तरफ बढ़ाया। उस पर कोई नंबर या कीमत नहीं थी, बस एक लाइन थी, एक यात्री एक सफर। विहान के हाथ से पहले ही उस टिकट को छू लेने का विचार आया, तभी उसकी नजर युवती पर पड़ी। वो अपना सिर हिला रही थी, बहुत धीरे धीरे, लगभग अगोचर ढंग से। नहीं का इशारा। विहान का दिल जोर से धड़का। नहीं धन्यवाद, मैं अपनी बाइक से ही चला जाऊंगा। कंडक्टर का चेहरा नहीं बदला, पर उसकी आंखों की चमक तेज हो गई, जैसे कोई गहरा रोष। उसने धीरे से टिकट वापस अपनी जेब में रख लिया। दरवाजा चरचराते हुए बंद हो गया। बस बिना किसी आवाज के एक भूत की तरह आगे बढ़ने लगी और पल भर में अंधेरे में विलीन हो गई। विहान ने राहत की सांस ली और बाइक शुरू करने लगा। किक मारी, सिर्फ खटखटाहट हुई। दोबारा कोशिश, कुछ नहीं। बैटरी पूरी तरह डेड थी। हालांकि 5 मिनट पहले ही उसने 40 किलोमीटर की रफ्तार से सफर तय किया था। ठंडा पसीना उसकी रीढ़ पर बहने लगा। तभी उसे दूर से फिर वही पीली रोशनी दिखाई दी। बस वापस आ रही थी, उसी दिशा से, जैसे वो जंगल में जाकर सिर्फ पलटी हो। वो फिर उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला, कंडक्टर वहीं खड़ा था। इस बार उसके हाथ में टिकट नहीं था। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज सीधे विहान के दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई उसके कान में नहीं बल्कि खोपड़ी में बोल रहा हो। विहान पीछे हटा,
मैं नहीं आऊंगा। सब आते हैं, कंडक्टर ने कहा और उसके होठ हिले भी नहीं। यही आखिरी रास्ता है। पीछे बैठा वो आदमी जो सो रहा था अचानक हिला। उसने अपनी टोपी हटाई। उसका चेहरा कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधला चिकना ओवल, जैसे किसी ने मिट्टी का लोंदा गोल करके सुखा दिया हो। विहान की चीख गले में ही अटक गई। उसने मुड़कर भागने का फैसला किया, जंगल की तरफ, कहीं भी, बस इस बस से दूर। जैसे ही वो बस शेड से आगे निकला, बस के हेडलाइट्स तेज हो गए। उनकी चमकीली पीली रोशनी ने उसके सामने का पूरा रास्ता सफेद कर दिया। उस रोशनी में दौड़ते हुए विहान ने पीछे मुड़कर देखा। बस खड़ी थी, पर उसमें से तीनों यात्री उतरकर खड़े थे, बूढ़ा, युवती और वो बिना चेहरे वाला आदमी। वे तीनों एक सीध में खड़े थे। उनकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। युवती के चेहरे के बाल हवा में हिले और विहान ने एक पल के लिए देखा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले खाली गड्ढे थे। विहान जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। जंगल की झाड़ियां उसके कपड़े चीर रही थीं, टहनियां उसकी त्वचा में चुभ रही थीं। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई पदचाप नहीं, सिर्फ वो पीली रोशनी थी जो पेड़ों के बीच से होकर उसका पीछा कर रही थी। हर मोड़ पर उसके सामने आ जाती, मानो बस हर जगह मौजूद हो। थककर चूर वो एक खुले मैदान में जा पहुंचा। बीच में एक पुराना कुआं था। रोशनी अचानक गायब हो गई। सन्नाटा वापस लौट आया। विहान ने कुएं के किनारे झुक कर देखा। अंदर पानी नहीं था, बस गहरा अंधेरा था। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज उभरी, कंडक्टर की वही भावशून्य आवाज, नीचे आओ, यहाँ से शुरुआत होती है। विहान पीछे की ओर लुढ़क गया। उसका दिल अब छाती में नहीं, गले में धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण भूतिया बस नहीं थी, ये कुछ और थी, कोई फंदा, कोई ऐसी यात्रा जिससे कोई वापस नहीं आता। उसने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन टॉर्च जलाई जा सकती थी। उसकी कांपती उंगलियों ने टॉर्च ऐप ढूंढा और ऑन किया। सफेद रोशनी ने आसपास के पेड़ों को उजागर किया और कुएं के किनारे पड़ी एक चीज पर पड़ी, एक जूता, एक नया चमकता हुआ स्नीकर, जैसे अभी अभी बॉक्स से निकाला गया हो। विहान को याद आया, उसके दफ्तर के नए इंटर्न रोहित के पास ऐसे ही जूते थे। रोहित जो पिछले हफ्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने कहा था शायद वो घर वापस चला गया। विहान ने जूते को टॉर्च की रोशनी में देखा। उसके अंदरूनी हिस्से में कुछ लिखा था, एक यात्री, एक सफर। तभी उसके पीछे से एक सिसकी की आवाज आई। वही युवती सफेद सलवार सूट में एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके काले बाल अब चेहरे से हटे हुए थे और उन खाली आंखों के गड्ढों से एक काला तैलीय पदार्थ रिस रहा था। भाग जाओ, युवती ने कहा। उसकी आवाज एकदम साफ थी, पर उसमें एक गहरा दर्द था। जब तक वो तुम्हें टिकट नहीं दे देता, तब तक तुम सुरक्षित हो। टिकट लेते ही सब खत्म, हम जैसे हो जाओगे। तुम कौन हो? विहान ने कांपती आवाज में पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह थी, रास्ता भटक गई थी। उसने मुझे टिकट दिया। टिकट लेते ही यहाँ की हो गई। ये कोई बस नहीं है, ये एक चक्र है। ये आखिरी रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। पर ये सब क्यों? युवती ने अपना बिना आंखों वाला चेहरा कुएं की तरफ घुमाया। वो संग्रह करता है। वो हमारी यादों को, हमारे डर को, हमारे होने को खा जाता है। हम सिर्फ खोल बच जाते हैं इस चक्र में फंसे हुए, दूसरों को फंसाने के लिए। अचानक युवती का शरीर ऐंठ गया, जैसे कोई अदृश्य बिजली का झटका लगा हो। उसकी आवाज बदल गई। वही कंडक्टर की भावशून्य आवाज उसके मुंह से निकली, चलो समय हो रहा है। वो युवती रोबोट की तरह मुड़ी और जंगल में वापस चली गई। विहान ने सोचा, उसे इस जगह से निकलना ही है। बस वाला रास्ता नहीं, शायद जंगल पार करके कोई और गांव मिल जाए। उसने टॉर्च जलाए रखी और युवती के जाने की उल्टी दिशा में चल पड़ा।
कई घंटे चलने के बाद जब उसके पैरों में छाले पड़ गए और टॉर्च की बैटरी लगभग खत्म होने को थी, उसे एक रोशनी दिखाई दी। बिजली की रोशनी, एक झोपड़ी। विहान ने राहत की सांस ली। कोई इंसानी बस्ती। वो झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, पर खिड़की से हल्की सी आवाज आ रही थी। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, छू लेने दो नजर को ये हाले दिल। विहान ने दस्तक दी। कोई है? मदद चाहिए। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दिए की रोशनी में उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अरे बेटा, इतनी रात गए, अंदर आओ। विहान अंदर गया। झोंपड़ी सादी थी पर साफ सुथरी। बूढ़े ने उसे पानी पिलाया। विहान ने अपनी कहानी सुनाई। बस, कंडक्टर, बिना चेहरे वाले यात्री, सब कुछ। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुमने अंतिम बस देखी है? ये कोई 60 साल से इस इलाके में घूम रही है। जो उस पर चढ़ जाता है वो लौटता नहीं। पर वो क्या है? कौन है वो कंडक्टर? मेरे पिता ने मुझे बताया था। बहुत पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जिसमें 3 यात्री थे, एक बूढ़ा, एक नवविवाहिता औरत और एक नौजवान। वो इसी जंगल के कुएं में गिर गई। सब मर गए, पर उनकी आत्माएं शांत नहीं हुई। वे इस बस को चलाती रहती हैं और जो भी रात के अंधेरे में इस स्टॉप पर आता है उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। कंडक्टर, शायद वो ड्राइवर था या शायद वो कुछ और है जो इस दुर्घटना से पैदा हुआ। एक भूख। पर मैंने तो बस में ही चढ़ी। उससे फर्क नहीं पड़ता, बूढ़े ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुमने उसे देख लिया, तुमने उसके यात्रियों को देख लिया। अब वो तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे डर से अपनी भूख मिटाएगा। तुम्हें भी उस चक्र का हिस्सा बना लेगा। पर आप यहाँ सुरक्षित कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक खालीपन था। क्योंकि बेटा, मैं भी तो इसी चक्र का हिस्सा हूं। बूढ़े ने अपना कुर्ता खोला। उसके सीने पर कोई दिल नहीं था, सिर्फ एक काले रंग का धड़कता हुआ खालीपन था, जिसमें से वही गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। मैं वही बूढ़ा यात्री हूँ, उसने कहा, और उसकी आवाज अचानक वैसी ही भाव शून्य हो गई। और अब तुम्हारी बरी है। झोंपड़ी की दीवारें पिघलने लगी। वे पुरानी, जर्जर बस की भीतरी दीवारों में बदल गईं। विहान ने चारों तरफ देखा। वो फिर से उसी बस में था। बूढ़ा उसके सामने वाली सीट पर बैठा था, युवती बगल में, और पीछे वो बिना चेहरे वाला आदमी। कंडक्टर हरे प्रकाश में खड़ा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। पहली बार। दरवाजा बंद हो गया। बस चल पड़ी। बस कहीं नहीं जा रही थी, बस चल रही थी। खिड़की से बाहर वही जंगल दिखाई दे रहा था। बार बार एक ही दृश्य, जैसे कोई लूप चल रहा हो। कंडक्टर विहान के पास आया। अब तुम समझ गए हो, यही सच्चाई है, यही आखिरी रास्ता। कोई मंजिल नहीं, बस सफर, एक अनंत सफर। विहान ने खुद को सुन्न पड़ा हुआ पाया। उसका डर, उसका आतंक सब धीरे धीरे खिंचकर उससे दूर जा रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा को सोख रहा हो। उसकी यादें धुंधली पड़ने लगीं। माँ का चेहरा, दोस्तों की हंसी, पहली नौकरी का दिन, सब मिट्टी के रंग में रंगे जा रहा था। हम हमेशा के लिए? विहान ने फुसफुसाया। हमेशा क्या होता है? कंडक्टर ने कहा। समय यहाँ मर चुका है। तुम अब इस चक्र के नियम हो। तुम नए यात्रियों को बुलाओगे, उन्हें टिकट दोगे। विहान ने अपने हाथों की तरफ देखा। उनकी रंगत फीकी पड़ रही थी। उंगलियां पतली और लंबी होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे वो खुद से दूर जा रहा है। तभी उसकी नजर युवती पर पड़ी। वो अपना सिर फिर हिला रही थी और इस बार उसके चेहरे से रिश्ते काले पदार्थ में से एक आंसू जैसी बूंद गिरी। उसने अपना हाथ उठाया और बहुत धीरे से अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा। रोशनी में वो शब्द उभरे, लड़ो अपने डर से। वो शब्द देखते ही विहान के भीतर कुछ जाग उठा। एक छोटी सी चिंगारी,
वो याद आया। उसकी माँ ने कहा था, डर तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसकी आंखों में देखने से डरते हो। विहान ने गहरी सांस ली। उसने कंडक्टर की तरफ देखा। नहीं, उसने कहा। आवाज पहली बार मजबूत थी। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। मैं डरना बंद कर दूंगा। कंडक्टर की मुस्कान गायब हो गई। तोड़ना? ये चक्र सैकड़ों लोगों के डर और आत्माओं से बना है। तुम अकेले क्या करोगे? मैं डरना बंद कर दूंगा, विहान बोला। और ये कहते हुए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बस के उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा जो बंद था। वो दरवाजा जिससे कोई कभी बाहर नहीं गया था। रोको उसे! कंडक्टर की आवाज गर्जना में बदल गई। बूढ़ा और बिना चेहरे वाला आदमी उठ खड़े हुए। उनके हाथ विहान की तरफ बढ़े, पर युवती ने अचानक हस्तक्षेप किया। वो खड़ी हुई और अपनी बाहें फैला दी। उसके काले बाल हवा में लहराए। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, पर उसके खाली आंखों के गड्ढों से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। विहान ने दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। लकड़ी चटकी पर नहीं टूटी। पीछे से बूढ़े की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छूने ही वाली थीं। विहान ने चीख लगाई, अपने सारे डर, गुस्से और जीने की चाहत से भरी चीख। और उस चीख के साथ दरवाजा तड़ाक की आवाज के साथ टूट गया। वो बाहर कूदा, पर बाहर कोई जंगल नहीं था। वो सीधे उसी कुएं में गिर रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। गहरा, अनंत अंधेरा उसे निगलने को आतुर था। गिरते हुए उसने आखिरी बार बस को देखा। बस का ढांचा टूट रहा था। उसमें से वही सफेद रोशनी निकल रही थी जो युवती से आ रही थी। कंडक्टर चीख रहा था, नहीं, यह असंभव है। और फिर विहान को अंधेरा निगल गया। सर्दी की एक किरण ने उसकी पलकों को छुआ। विहान ने आंखें खोली। वो उसी बस स्टॉप पर पड़ा था, उसकी बाइक के पास। आसमान में सुबह की हल्की लाली फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। उसने तेजी से उठकर अपने शरीर को टटोला। सब कुछ ठीक था, कोई चोट नहीं। बस के टूटे शेड के सामने कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे, जैसे बहुत पहले कोई आग लगी हो। और कुएं के पास, वहां कोई कुआं नहीं था, सिर्फ एक गड्ढा था, पुराने कुएं का निशान। क्या सब एक सपना था, एक डरावना सपना? विहान ने राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी जेब पर पड़ी। उसमें से एक पीला कागज का कोना बाहर झांक रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। वो टिकट था, एक यात्री, एक सफर। पर अब उस पर एक और लाइन जुड़ गई थी, खून जैसे लाल रंग में। चक्र टूटा, पर यात्रा जारी है। दूर सड़क के मोड़ पर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक सफेद सलवार सूट में एक युवती खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया, एक विदाई का इशारा, और फिर धुंध में विलीन हो गई। विहान ने टिकट को जेब में रख लिया। वो जानता था कि ये खत्म नहीं हुआ। कंडक्टर, बस शायद नष्ट हो गए थे, या शायद सिर्फ कमजोर पड़ गए थे। पर वो शक्ति, वो डर जिससे वो बना था, वो अभी भी कहीं मौजूद था। और अब वो टिकट उसके पास था। उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन ने तुरंत जवाब दिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला था। रोहित के जूते के बारे में बताना था। उन सभी लापता लोगों के बारे में बताना था जो आखिरी बस का शिकार हुए होंगे। उसने देखा कि उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी हरी चमक तैर रही है, वैसी ही जैसी उस बस के कंडक्टर के पास थी। विहान ने जोर से पलकें झपकाईं। चमक गायब हो गई, पर एक ठंडी भारी जागरूकता उसके भीतर बैठ गई। चक्र टूटा था शायद, पर यात्रा सचमुच जारी थी। अब वो उस रहस्य का हिस्सा था। और रात होते ही कहीं दूर किसी और सुनसान बस स्टॉप पर शायद फिर से पीली रोशनी झिलमिलाए और कोई नया यात्री इंतजार कर रहा हो। उसने गैस दबाई और आगे बढ़ा। उसकी पीठ पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, पर उसे लगा जैसे अभी भी उस पर उस बस के हेडलाइट्स की पीली ठंडी रोशनी टिकी हुई है, हमेशा के लिए। राजू ने आंखें खोली।
तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सर पर जैसे कोई हथौड़े चला रहा हो। जाड़े की वो कड़कड़ाती ठंड जो हड्डियों तक को सुन्न कर देती थी, आज उससे कहीं ज्यादा थी। वो अपनी झोंपड़ी के फटे हुए कंबल में और सिकुड़ गया। पास ही उसकी पत्नी मीना और दोनों बच्चे, 6 साल का रोहित और 4 साल की पिंकी, एक दूसरे से सटकर सो रहे थे। उनकी सांसों से धुंधली सी भाप निकल रही थी। ये झोंपड़ी शहर के किनारे बसे स्लम की आखिरी कतार में थी, जहां से शुरू होता था बंजर पड़ा पुराना कब्रिस्तान। पूरी बस्ती में बिजली कटी हुई थी। बाहर हवा सनसनाती हुई गुजर रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। राजू ने कान लगाया। हवा में कुछ और था, एक सिसकी या कोई आवाज। वो बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा, झोंपड़ी के टूटे हुए दरवाजे की दरार से बाहर की तरफ एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसी रोशनी न तो बिजली की थी, न ही लालटेन की। वो ठंडी, नीली और बेहद खौफनाक लग रही थी, जैसे किसी भूतिया चीज की चमक। कौन है? राजू ने दबी आवाज में पूछा। उसका गला सूख गया था। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का रोना और वो नीली रोशनी जो अब और तेज होती जा रही थी, दरार से अंदर झांकने लगी थी। राजू की नजर अपने परिवार पर पड़ी, उनकी शांत, नींद में डूबी सूरतें। वो जानता था, अगर उसने अब यहां से हिलने की कोशिश की तो वे जाग जाएंगे और डर जाएंगे। पर क्या करे? वो रोशनी देखता रहा, जम गया। फिर अचानक रोशनी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बस सन्नाटा और काला अंधेरा। सुबह जब वो उठा तो सब कुछ सामान्य लगा। सूरज की किरणें झोंपड़ी में घुस रही थीं, मीना चूल्हा जला रही थी, बच्चे खेल रहे थे। पर राजू के मन में वो रात का डर गहराई से बैठ गया था। उसने मीना से कुछ नहीं कहा। वो खुद ही यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने सच में कुछ देखा था या सिर्फ ठंड और भूख ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। राजू एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। काम से लौटते वक्त वो रास्ते में पड़ने वाले एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा। बूढ़े पुजारी बाबा रामदास बाहर बैठे धूप सेंक रहे थे। राजू अक्सर उनसे प्रसाद लेकर आता था। बाबा भी उसे प्यार से देखते थे। क्या हुआ बेटा राजू, चेहरा फीका क्यों है? कहीं तबीयत तो ठीक है? बाबा ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए पूछा। राजू ने झिझकते हुए कल रात की बात बताई। नीली रोशनी, सिसकियों जैसी आवाज और वो अजीब सा डर। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ पलों तक मौन रहे। फिर बोले, वो इलाका, वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है बेटा। कहा जाता है कि जब शहर बसा था तब वहां एक संत रहते थे। उनका नाम था भानु। वे गरीबों की हर तरह से मदद करते थे, खासकर सर्दियों में। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने, जो उनकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे थे, उन्हें ठंडी रात में जिंदा जला दिया। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी वहीं है और वो नीली रोशनी उन्हीं का प्रकाश है। वे अब भी उनकी तलाश में हैं, जिन्हें सच्चे दिल से जरूरत हो। बाबा ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की तावीज दी, जिस पर अजीब से निशान बने थे। पर बाबा, मैं तो गरीब मजदूर हूं, राजू ने कहा। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, भानु बाबा कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। उनकी आत्मा शांति चाहती है। शायद वो तुम्हारी झोंपड़ी के पास इसलिए आई हो क्योंकि तुम सच्चे हो। लेकिन सावधान रहना, आत्माओं से जुड़े मामले हमेशा सीधे नहीं होते। उस रात राजू ने तावीज अपने गले में पहन लिया और पूरी शाम दरवाजे की दरार से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखता रहा। कुछ नहीं हुआ। आधी रात को जब वो सोने ही वाला था, तभी वो फिर से शुरू हुआ। पहले तो बस एक धीमी सी सरसराहट थी, फिर वही सिसकी और फिर वो नीली रोशनी। लेकिन आज वो दूर में ही थी। वो सीधे उनके झोपड़ी के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी थी। रोशनी इतनी तेज नहीं थी, पर उसके बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी, एक बूढ़े आदमी की, जिसके कपड़े जले हुए लग रहे थे।
और उसकी आंखों में एक अथाह पीड़ा और एक उम्मीद थी। राजू का दम घुटने लगा। वो हिल नहीं सकता था। ताबीज उसकी छाती पर गर्म होने लगा। बाहर वाली आकृति ने धीरे से एक हाथ उठाया और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर कब्रिस्तान के अंदर की ओर मुड़ गई। नहीं, राजू के मन में आवाज उठी, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस आकृति ने फिर से इशारा किया और इस बार राजू को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर का ठंडा थपेड़ा उसे चौंक गया। नीली रोशनी कब्रिस्तान के बीचों बीच जाती दिख रही थी। राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पैर सूखी घास और पत्थरों पर पड़ रहे थे। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी एक टूटी फूटी बिल्कुल उजड़ी हुई कब्र के पास जाकर रुक गई। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें कब्र के ऊपर से निकल आई थीं। आकृति ने उस कब्र की तरफ इशारा किया। राजू ने गले से ताबीज निकाला जो अब जलने लगा था। आकृति ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों से नीली रोशनी की 2 धाराएं निकलकर सीधे कब्र की एक दरार में समा गईं। फिर वो आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसके खत्म होने से पहले राजू को लगा जैसे उसने एक शब्द कहा, खोदो। अगली सुबह राजू के मन में उलझन थी। क्या वो सच में बाहर गया था या फिर ये सब एक सपना था? पर उसके जूते पर कीचड़ और सूखे पत्ते लगे थे और वो ताबीज जो आम तौर पर ठंडा रहता था अब भी थोड़ा गर्म था। वो फिर बाबा रामदास के पास गया और सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने तुम्हें एक संकेत दिया है राजू, खोदो। मतलब उस कब्र में कुछ है। शायद वो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, पर यह खतरनाक हो सकता है। कब्र तोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं। राजू ने हाथ जोड़कर पूछा, मैं क्या करूं बाबा? मैं डरता हूं। डर स्वाभाविक है बेटा, लेकिन अगर भानु बाबा ने तुम्हें चुना है तो कोई कारण होगा। तैयारी करो। कल रात पूर्णिमा की रात है। आत्माएं उस रात ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर कुछ करना है तो वही रात सही है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद बिल्कुल गोल था और उसकी चांदनी में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। राजू और बाबा रामदास दोनों के हाथों में फावड़े और कुदाल थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और हवन सामग्री जलाई। फिर उन्होंने उस टूटी कब्र की तरफ इशारा किया। शुरू करो राजू। भानु बाबा की आत्मा हमारे साथ है। पहली मिट्टी हटाते ही एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया जिसमें जलने की गंध थी। राजू का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे खोदते गए। कब्र ज्यादा गहरी नहीं थी। करीब 3 फीट नीचे जाकर फावरे को कुछ कठोर लगा। राजू ने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक पत्थर का एक छोटा संदूक था। बहुत पुराना लग रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़े और संदूक को बाहर निकाला। उसे खोलने में डर लग रहा था। जब ढक्कन हटा तो अंदर से कोई चमक नहीं निकली, कोई धमाका नहीं हुआ। अंदर कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई एक पीतल की पुरानी ताबीज थी और उसके नीचे कुछ कागजात। बाबा ने कागजात निकाले। वे अंग्रेजी और पुरानी हिंदी में थे। धीरे धीरे पढ़ते हुए बाबा की आंखें चौंधी आ गईं। ये जमीन के कागजात है राजू। इस पूरे कब्रिस्तान और उसके आसपास की बंजर पड़ी जमीन के। और ये ताबीज, ये भानु बाबा की पहचान थी। कागजात के मुताबिक ये जमीन किसी भानु प्रसाद की थी जिसे उनके दान के कामों के लिए अंग्रेज सरकार ने दी थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ धूर्त लोगों ने इन कागजात को छुपा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी वो नीली रोशनी फिर प्रकट हुई। लेकिन आज उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। आकृति स्पष्ट थी। एक दयालु चेहरा मुस्कुराते हुए। उसने राजू की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर अपना हाथ उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ाया जिसकी जड़ें कब्र पर थीं। एक जड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। राजू ने हिचकिचाते हुए वहां हाथ डाला और एक छोटा मिट्टी से सना हुआ धातु का डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर अंदर से पुराने सोने के सिक्के और कुछ गहने निकले। बहुत ज्यादा नहीं,
पर इतने कि किसी गरीब के लिए यह खजाना था। नीली आकृति अब धुंधलाने लगी थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजू को लगा जैसे उसने कहा, ये जमीन गरीबों के लिए है, इसका सदुपयोग करो। मुझे अब शांति मिल गई। और फिर रोशनी बुझ गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण लग रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कागजात वैध निकले। राजू ने एक ईमानदार वकील की मदद से बस्ती के अन्य लोगों के साथ मिलकर उस जमीन पर गरीबों के लिए एक छोटा सा आश्रम और एक सामुदायिक केंद्र बनवाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। सोने के सिक्कों से उसने अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया और एक छोटी सी दुकान खोली। वायना अपने नाना के पुराने घर की अटारी में धूल से लड़ रही थी। सूरज की किरणें छत के शीशों से होकर आती, जिनमें धूल के कण नाच रहे थे। वो बॉम्बे से यहां इस छोटे से कस्बे रानीपुर अपने नाना के अंतिम संस्कार के बाद सामान संभालने आई थी। नाना प्रोफेसर थे और उनका यह घर किताबों और रहस्यों से भरा पड़ा था। एक पुराने ट्रंक के तल में उसे चमड़े से बना एक ट्यूब मिला। उसमें से एक पार्चमेंट निकला जो सदियों पुराना लग रहा था। उसे खोलते ही वायना की सांस रुक गई। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसमें रानीपुर के पास के उस विशाल अछूते जंगल काला पहाड़ का विवरण था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। पर इस नक्शे में जंगल के बीचों बीच एक चमकते सितारे का निशान बना था और नीचे लिखा था, जहां समय ठहर जाता है वहां सच्चाई छिपी है। नाना की डायरी के एक पन्ने पर उनकी लिखावट में एक नोट था, अगर तुम ये पढ़ रही हो वायना, तो समझ जाओ कि मैं सब कुछ नहीं बता पाया। काला पहाड़ सिर्फ एक जंगल नहीं है, वो एक दरवाजा है और इस नक्शे की चाबी हमारे खून में है। अगले दिन सुबह वायना ने एक छोटा बैग पैक किया। पानी, कुछ खाना, टॉर्च, नक्शा और नाना की डायरी। स्थानीय गाइड बिरजू ने आने से साफ मना कर दिया था। बहन जी, वो जंगल नहीं है, वो भूतों का घर है। वहां जो गया वो या तो लौटा नहीं, या फिर लौटा तो सही पर उसका दिमाग यहीं छूट आया। पर वायना अड़ी रही। दोपहर तक वो जंगल के किनारे पहुंच गई। सामान्य जंगलों से ये एकदम अलग था। यहां के पेड़ लगभग काले रंग के थे। उनकी छाल पर ऐसी लकीरें थीं जो देखने में किसी अजीब भाषा के अक्षर जैसी लगती थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज नहीं, कीड़ों की आवाज नहीं, सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी। नक्शे के अनुसार उसे एक विशाल साल के पेड़ से शुरुआत करनी थी, जिसके तने पर 3 गहरे निशान थे। वो पेड़ मिल गया और उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया जिस ओर नक्शे में तीर बना था। कुछ ही देर में वायना ने पहली अजीब चीज देखी। एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था और उस पर कुछ खुदा हुआ था। वो नाना की डायरी में दिए गए प्राचीन संकेतों जैसा लग रहा था। डायरी में लिखा था, वे पत्थर रास्ता बताते हैं, पर सिर्फ उन्हें देख सकते हैं जो देखना जानते हैं। वायना ने ध्यान से देखा। पत्थर पर बनी लकीरें सूरज की रोशनी पड़ते ही कुछ और ही आकृति बनाने लगी। एक तीर जो बाईं ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में तो दाईं ओर जाना था। किस पर भरोसा करे? उसने अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने का फैसला किया और बाईं ओर मुड़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता गया। हवा ठंडी थी, हालांकि बाहर तेज धूप थी। तभी उसने एक आवाज सुनी, बच्चों के हंसने की आवाज। पर यहां तो कोई नहीं हो सकता था। आवाज एक झरने की दिशा से आ रही थी। वो आवाज की ओर बढ़ी। एक छोटा सा झरना था और उसके पास 2 बच्चे खेल रहे थे, जो लगभग 100 साल पुराने कपड़े पहने हुए थे। वायना हैरान रह गई। आर्य, तुम लोग यहाँ कैसे? बच्चों ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और भागकर पेड़ों के पीछे छिप गए। वायना ने उनका पीछा किया, लेकिन वे गायब हो गए थे। जहां वे खड़े थे वहां सिर्फ पुराने सूखे पत्ते थे। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। एक युवक पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। उसकी पोशाक 1940 के दशक जैसी थी। वायना ने पुकारा, नमस्ते। युवक ने सिर उठाया। उसका चेहरा परिचित लगा। तुम हो कौन? मैं वायना हूँ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ आया था शोध के लिए, युवक ने कहा। उसकी आवाज में एक सपाटपन था। पर अब जाने का रास्ता भूल गया हूं। यहाँ समय अजीब है। आपका नाम क्या है? वाइना ने पूछा। मेरा नाम, युवक ने कहा, और तभी उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, जैसे धुएं में विलीन हो रही हो। मैं भूल रहा हूं, याद रखना रास्ता। और वो गायब हो गया। वाइना कांप उठी। क्या ये सब उसका दिमाग खेल रहा था? नाना की डायरी में एक जगह लिखा था, जंगल में समय रैखिक नहीं है, वो गोलाकार है जैसे एक सर्पिल। अतीत, वर्तमान और भविष्य यहां एक साथ मौजूद हैं। वो फिर चल पड़ी, अब और सतर्क। नक्शा बताता था कि वो सही रास्ते पर है। सितारे का निशान अब और करीब था। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा। पर यह अंधेरा सामान्य नहीं था। ये एक सघन काले रंग का पर्दा था जो धीरे धीरे हर चीज को निगल रहा था। वाइना ने टॉर्च चलाई, पर उसकी रोशनी सामने केवल 10 कदम तक ही जा पा रही थी, मानो अंधेरा रोशनी को सोख रहा हो। तभी उसे पेड़ों के बीच हलचल सुनाई दी। कोई चल रहा था, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। वाइना ने रुक कर सुना। कदमों की आवाज 2 थी, नहीं 3, नहीं कई सारे, चारों तरफ से। कोई है? वाइना की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज जो और करीब आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ आकृतियां दिखी, इंसानी पर नहीं। वे लगभग पारदर्शी थीं, जैसे धुंध से बने हों, और उनके चेहरे थे ही नहीं, सिर्फ एक धुंधला सा ओवल। वे उसके चारों ओर घेरा डाल रहे थे। वाइना ने नक्शा निकाला। तभी एक अद्भुत घटना हुई। नक्शे पर बना वो चमकता सितारा वास्तव में चमकने लगा। एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी जो आसपास के अंधेरे को थोड़ा हटा रही थी, और उस रोशनी के संपर्क में आते ही वे धुंधली आकृतियां पीछे हटने लगीं, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। एक ने हाथ बढ़ाया और रोशनी पड़ते ही उसकी उंगलियां धुएं की तरह उड़ने लगीं। वाइना ने नक्शे को ऊंचा उठाया और सितारे से निकलती रोशनी ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया। वो तेजी से उस रास्ते पर भागी जिधर नक्शे का तीर इशारा कर रहा था। करीब आधे घंटे की भागदौड़ के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंची। वहां का दृश्य उसे अवाक कर गया। सामने एक प्राचीन संरचना थी, पत्थरों से बनी एक गोलाकार इमारत जो एक वेधशाला जैसी लग रही थी। उसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चक्र था जिस पर आकाश के नक्षत्रों की आकृतियां उकेरी हुई थीं, और चारों तरफ पत्थर के खंभे थे जिन पर वही अजीब भाषा खुदी हुई थी जो नाना की डायरी में थी। नक्शे का सितारा अब इतना तेज चमक रहा था कि वो पूरे मैदान को रोशन कर रहा था। वाइना ने देखा कि वेधशाला के बिल्कुल केंद्र में एक पत्थर का स्लैब था और उस पर एक गोलाकार गड्ढा था। गड्ढे के आकार को देखकर वाइना की सांस रुक गई। वो नक्शे के ठीक बराबर था। उसने हिचकिचाते हुए नक्शे को उस गड्ढे में रख दिया। बिल्कुल फिट बैठ गया। तभी एक जोरदार कंपन शुरू हुआ। पत्थर का चक्र घूमने लगा। आकाश में बादल हटने लगे और चांद निकल आया जो उस रात पूर्ण था। चांद की रोशनी सीधे वेधशाला के केंद्र में पड़ी और नक्शे से निकलने वाली नीली रोशनी के साथ मिलकर एक चमकदार प्रकाश स्तंभ बना दिया, और फिर प्रकाश में छवियां उभरने लगीं। वे तस्वीरें थीं इतिहास की। वाइना ने देखा प्राचीन काल के लोग जो इस वेधशाला का निर्माण कर रहे थे। वे सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, वे समय के रहस्यों को जानने वाले ऋषि थे। एक महान प्रयोग। उन्होंने समय को मापने की कोशिश की, पर गलती से उसे एक स्थान पर फंसा दिया, इस जंगल में। जंगल का विस्तार होना और उसमें फंसे लोग, वे सभी जो इसमें घुस गए और बाहर नहीं निकल पाए, उनकी यादें, उनके क्षण यहीं अटक गए। उस युवक की छवि जो उसे मिला था, वो उसके नाना का छोटा भाई था, जो 1947 में
इस जंगल में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। और आखिर में उसके नाना की छवि, युवा नाना, इसी वेधशाला में खड़े एक पत्थर पर कुछ लिखते हुए। नाना की आवाज गूंजी सीधे उसके मन में, वायना, अगर तुम यहां हो तो तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। ये जंगल कोई श्राप नहीं है, ये एक दुर्घटना है, एक प्राचीन त्रुटि जो समय को यहां फंसाए हुए है। इस वेधशाला को नष्ट करो। पत्थर के केंद्र में एक स्विच है, उसे दबाओ और ये सब खत्म हो जाएगा। समय फिर से बहने लगेगा। पर ध्यान रहे, जो इस जंगल में फंसे हैं वे शायद ही बच पाएं। वायना ने देखा प्रकाश स्तंभ के बीच वे सभी छवियां, बच्चे, युवक और कितने ही अन्य लोग, वे सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या तुम हमें मुक्त करोगी? क्या तुम हमें विलीन हो जाने दोगी? वायना के सामने एक नैतिक दुविधा थी। अगर वो इस वेधशाला को नष्ट कर देती तो शायद ये जंगल सामान्य हो जाए और आने वालों के लिए सुरक्षित। पर जो लोग पहले से यहां फंसे थे, उनका अस्तित्व शायद हमेशा के लिए मिट जाए। वे शायद पहले से मर चुके थे, पर क्या उनकी स्मृतियों को मिटाने का उसे अधिकार था? उसने नाना की डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी कभी सच्ची मुक्ति विस्मरण में होती है और कभी कभी रहस्य को रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है। वायना ने फैसला किया। उसने पत्थर के केंद्र में हाथ डाला। वहां एक उभरा हुआ बटन था। उसने एक बार फिर उन सभी छवियों की ओर देखा। उस युवक ने, जो उसके नाना का भाई था, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक स्वीकृति। उसने बटन दबा दिया। एक गहरा कंपन, एक चमकती रोशनी और फिर सन्नाटा। वायना की आंखें खुली। वो जंगल के किनारे उसी साल के पेड़ के पास पड़ी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। आसमान में सुबह का सूरज चमक रहा था। उसने अपने आसपास देखा। नक्शा गायब था। उसकी जेब में सिर्फ नाना की डायरी थी। वो उठी और कस्बे की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे बिरजू मिला, जो उसे ढूंढ रहा था। अरे बहन जी, आप कहाँ थीं? हम सब चिंतित थे। मैं जंगल में थी, वायना ने कहा। बिरजू ने हैरानी से देखा। पर आप ठीक लग रही हैं। आमतौर पर जो लोग वहां से लौटते हैं वे। उसने बात बीच में रोक दी। वे क्या? कुछ नहीं, चलिए आपको घर ले चलते हैं। कस्बे में लौटते हुए वायना ने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। कुछ बदला हुआ लग रहा था। पेड़ों का रंग अब उतना काला नहीं था और दूर से पक्षियों की चहचहाट आ रही थी। उस शाम जब वो नाना के घर में बैठी थी, उसने अखबार उठाया। एक छोटी सी खबर थी। काला पहाड़ जंगल में अचानक पक्षियों की आवाज सुनाई दी, दशकों बाद। वैज्ञानिक हैरान। और दूसरे पन्ने पर एक और खबर। स्थानीय महिला ने अपने भाई को पहचाना जो 1947 में लापता हुआ था। महिला का कहना है कि उसे सपने में दर्शन हुए और उसे शांति मिली। वायना मुस्कुराई। शायद उसने सही किया था। पर तभी उसकी नजर नाना की डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जो अब तक खाली था। उस पर नई लिखावट उभर रही थी, वही प्राचीन भाषा में, और उसके नीचे अनुवाद। एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलता है। तुमने इसे सुलझाया, अब तुम इसकी रक्षक बनोगे। काला पहाड़ सो गया है, पर उसकी नींद हमेशा के लिए नहीं। जब भी समय फिर से उलझेगा, नक्शा फिर प्रकट होगा, तुम्हारी ही भावी पीढ़ियों के लिए। वायना ने खिड़की से बाहर देखा। चांद निकल रहा था और उसकी रोशनी में दूर जंगल की रेखा पर कुछ झिलमिलाया, जैसे एक तारा टिमटिमा रहा हो। जंगल शांत हो गया था, पर रहस्य अभी जीवित था, और अब वो इस रहस्य का हिस्सा थी। भूतिया कंगन। बारिश की रात थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें अब कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वह एक औरत की आत्मा भटकती है जिसके हाथ में सुनहरा कंगन होता था।
शहर में आई नई लड़की मीना अपने बुआ के घर रुकी थी। अगले दिन जब वो खेतों की तरफ घूमने निकली, उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुककर देखने लगी। अरे कितना सुंदर कंगन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने बैग में रख लिया। गांव की एक औरत रामेश्वरी काकी पास से गुजर रही तो बोली, बिटिया ये क्या उठा लिया? मीना बोली, बस एक पुराना कंगन मिला है सो रख लिया। काकी का चेहरा पीला पड़ गया। इसे फेंक दो बेटी, ये उसी औरत का है जो उस पुराने घर में रहती थी। अब तक उसे चैन नहीं मिला। मीना हंस पड़ी। अरे काकी, अब भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? रात को जब सब सो गए, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गई। मीना ने करवट ली तो देखा वो कंगन खुद उसके हाथ में है। मैंने तो इसे बैग में रखा था, वो बड़बड़ाई। तभी शीशे में धुंध छा गई और उसमें एक औरत का चेहरा झलकने लगा। मेरा कंगन लौटा दो, धीमी आवाज गूंजी। मीना चीखते हुए उठी और लाइट ऑन की। कमरा खाली था। उसने कंगन उतारा, टेबल पे रख दिया और सुबह जब उठी तो फिर से उसी कलाई में था। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। बुआ ने पूछा, क्या हुआ मीना, तबीयत ठीक नहीं है? मीना बस बोली, कुछ नहीं बुआ, बस नींद नहीं आई। अगले दिन मीना सुबह ही घर से निकलकर एक नदी के पास जाकर नदी में डाल देती है। फिर जैसे ही वो जाने लगती है, उसके पीछे से कुछ आहट होती है। पीछे देखती है तो कुछ नहीं होता। फिर जाने लगती है तो एक आवाज आती है, मेरा कंगन। फिर मीना डर कर घर आ जाती है। जब घर के पास आती है तो दरवाजा खुद ही खुल जाता है। मीना के कदम लड़खड़ाए। अंदर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखें काली, और उसके पूरे हाथ चमक रहे थे उसी कंगन से। तूने मेरा कंगन क्यों छुआ? औरत ने कहा। मीना कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। औरत बोली, इस कंगन में मेरा अधूरा वचन है। उसने भी इसे पहना, उसका जीवन मुझसे जुड़ जाता है। अचानक हवा का झोंका आया, लाइट झपकी और मीना बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह जब बुआ ने दरवाजा खोला, मीना गायब थी। कमरे में बस वही कंगन रखा था, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा था, बल्कि काला पड़ चुका था। लोगों ने कहा कि आत्मा अब मीना में बस गई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने रात में पुराने घर की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा, बिल्कुल मीना की तरह, लेकिन आंखों में लाल रोशनी थी और कलाई में वही कंगन चमक रहा था। आज जब बारिश होती है, उस घर से कंगनों की सनसनाहट सुनाई देती है। क्रिसमस की ठंड रात थी। गांव की गलियों में रंग बिरंगे लाइट्स टिमटिमा रही थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था कि हर साल ठीक रात 12 बजे सेंटा क्लॉज उनके गांव आते थे। 4 दोस्त। रोहन थोड़ा समझदार और शांत किस्म का लड़का था। सारा बहादुर और तेज दिमाग वाली थी। बंटी थोड़ा डरपोक पर दिल से बहुत अच्छा था, और चीकू छोटा पर बेहद चतुर था। चारों पार्क में क्रिसमस ट्री के पास बैठकर सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। पर आज रात 12 बज गए, पर सेंटा अभी तक नहीं आया। पहले तो सब सोचने लगे शायद कहीं पर सेंटा रह गए होंगे, लेकिन 12:15 हो गए, बट अभी तक सेंटा क्लॉज नहीं आया। इसी तरह से वक्त गुजरकर 12:45 तक हो गए, फिर भी अभी तक कोई जिंगल बेल या घंटी की आवाज नहीं आई। धीरे धीरे सारे बच्चे अपने घर की ओर लौटने लगे, लेकिन चारों दोस्त अभी भी वहीं बैठे थे। चीकू ने अचानक कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेंटा कभी इतना लेट नहीं होते हैं। रोहन उसकी ओर देखकर बोलता है, तभी तो
कुछ जरूर हुआ है। और सच में हुआ भी था। जब चारों वापस लौटने लगे, एक ठंडी हवा के झोंका आया और फिर उसके साथ ही बहुत हल्की सी एक चीखने की आवाज सुनाई दी। चीकू का ध्यान उस तरफ गया। उसने ध्यान से हवा को सुना और बोला, अरे ये तो सेंटा की आवाज है, मैंने पहले भी ये आवाज सुनी थी। फिर तारा बोलती है, पर इतना धीमा क्यों? ऐसा लगता है जैसे दूर से कोई मदद मांग रहा है। बंटी डरकर बोला, मतलब सेंटा मुसीबत में है। चीकू ने दिशा की ओर इशारा करते हुए जंगल की तरफ बताया, जहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। वह हवेली जहां पर ग्रिच रहता था, गांव का सबसे रहस्यमय और डरावना आदमी। चारों बच्चे टॉर्च लेकर उसी दिशा में चले गए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवा में ठंड के कारण सबका हालत बहुत बुरा हो रखा था। हवेली के पास पहुंचते ही उनके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। वो जगह जहां सच में डरावनी थी, दीवारों की पेंट उखड़ी हुई थी, खिड़कियां टूटी थी और अंदर से अजीब घर घर का आवाज सुनाई दे रहा था। बंटी डरकर बोला, यार चल वापस चलते हैं, सेंटा खुद ही आ जाएगा, वो तो खुद ही बहुत पावरफुल है। तारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट लेने का दिन नहीं है। अगर सेंटा को हमारी जरूरत है तो हम उन्हें बचाने जरूर जाएंगे। चारों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप हिम्मत के साथ आगे बढ़े। चीकू ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन फुसफुसाता है, टॉर्च जलाओ, टॉर्च। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जमीन पर कुछ दिखा, लाल रंग का छोटा सा कपड़ा। अब बात साफ थी, सेंटा यही है। चारों बच्चे अंदर की तरफ आगे बढ़ती हैं, बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तारा ने धीरे से गेट को खोला और अंदर का दृश्य देखकर सब हिल गए। कमरे के बीचों बीच सेंटा एक कुर्सी से बांधे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और परेशानी थी। सेंटा ने बच्चों को देखकर सुकून की राहत ली और उनके चेहरे पर एक खुशी थी। चारों बच्चे दौड़कर उनके पास पहुंचे। रोहन ने पट्टी हटाई, चीकू ने रस्सियां खोल दी और सेंटा हंसते हुए बोले, बच्चों, ग्रिच बहुत नाराज है, क्रिसमस को पूरी तरह से रोकना चाहता है। तभी कमरे में धम से आवाज हुआ और कमरा बंद हो चुका था। चारों बच्चे घबरा गए। पीछे मुड़ के देखे तो दरवाजे पर ग्रिच खड़ा था। उनकी आंखों में एक गुस्सा सा था। ग्रिच ने भारी आवाज में कहा, तुम चारों बच्चों ने ये ठीक नहीं किया। यहाँ आने की गलती तो कर दी, लेकिन अब यहाँ से तुम वापस नहीं जा पाओगे। बंटी डरकर बोला, हम बस सेंटा को घर ले जाना चाहते हैं। ग्रिच चिल्लाया, कोई सेंटा घर नहीं जाएगा। हर साल बच्चे खुश होते हैं, गिफ्ट लेते हैं। किसी ने कभी नहीं पूछा ग्रिच कैसा है। मुझे तो किसी ने एक कार्ड तक नहीं दिया। सेंटा शांत स्वर से बोलते हैं, ग्रिच, क्रिसमस दूसरों को खुश करने का दिन है। अगर तुम भी देना सीख जाओगे तो तुम्हारी खुशियां भी दुगनी हो जाएगी। ग्रिच को सेंटा के बहुत समझाने के बाद ग्रिच की आंखें भर आई, पर उसने चेहरा छुपा लिया। तारा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। यह सब सुनते ही ग्रिच का चेहरा नरम पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं सच में दोस्त बन सकता हूँ? रोहन मुस्कुराया, हाँ क्यों नहीं, सबका दिल बदल सकता है। सेंटा उठे और ग्रिच के कंधे पर हाथ रखा, आओ आज की रात तुम भी क्रिसमस मनाओ। ग्रिच की आंखों में आंसू भर गए। वो धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए सेंटा क्लॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सेंटा ने बाहर की तरफ इशारा किया। सब लोग हवेली से बाहर आ गए। रात के आसमान झिलमिला रहा था। चांद की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ रही थी। सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। आज मेरे बच्चों की बहादुरी के सम्मान में उन्होंने छड़ी घुमाई। अचानक से पूरा आसमान चमक उठा और फिर आसमान से सैकड़ों गिफ्ट बरसने लगे और फिर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रिच ने आश्चर्य से आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा
कभी पहले नहीं देखा था। सेंटा बोलते क्योंकि तुमने कभी क्रिसमस को महसूस ही नहीं किया। सेंटा ने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया। तुम चारों आज के हीरो हो, अगर तुम न होते तो आज क्रिसमस भी नहीं होता। तारा ने पूछा, सेंटा क्या आप हर साल आएंगे? मैं हमेशा आता रहूंगा, लेकिन जब भी मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी, मैं जानता हूं मुझे किन चारों बच्चों को बुलाना है। चारों का चेहरे गर्व से खिल उठा। सेंटा अपने हिरन वाले गाड़ियों पर बैठकर और उड़ चले और सारे बच्चे खुश हो गए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सब लोग हवेली से बाहर आ गए। रात के आसमान झिलमिला रहा था। चांद की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ रही थी। सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। आज मेरे बच्चों की बहादुरी के सम्मान में उन्होंने छड़ी घुमाई। अचानक से पूरा आसमान चमक उठा और फिर आसमान से सैकड़ों गिफ्ट बरसने लगे और फिर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रिच ने आश्चर्य से आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। सेंटा बोलते क्योंकि तुमने कभी क्रिसमस को महसूस ही नहीं किया। सेंटा ने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया। तुम चारों आज के हीरो हो, अगर तुम न होते तो आज क्रिसमस भी नहीं होता। तारा ने पूछा, सेंटा क्या आप हर साल आएंगे? मैं हमेशा आता रहूंगा, लेकिन जब भी मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी, मैं जानता हूं मुझे किन चारों बच्चों को बुलाना है। चारों का चेहरे गर्व से खिल उठा। सेंटा अपने हिरन वाले गाड़ियों पर बैठकर और उड़ चले और सारे बच्चे खुश हो गए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।